हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम भूगोल की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। 6 क्लास की किताब है ये। इससे पहले हम देखिए एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम भूगोल शुरू करेंगे। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना हमें बहुत ज़रूरी होता है और बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अच्छा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेके 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डेप्थ में जीएस पूछा जाता है, तो आपको 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए ये बेसिक होता है और किसी भी सब्जेक्ट का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारी समझ विकसित होती है। हमें चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी समझ विकसित हो जाती है। इससे हम आगे नॉलेज अच्छे से गेन कर पाते हैं। और देखिए, भूगोल जो होता है ऐसा सब्जेक्ट है ये जो हर सब्जेक्ट से रिलेट होता है। हर सब्जेक्ट के इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट अधूरा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसका नाम है बुक का पृथ्वी हमारा आवास। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ये भूगोल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम एक बार देख लेते हैं हमें इसे पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, विषय सूची दी है ये। सबसे पहले हमारा आज का चैप्टर होगा सौर मंडल में पृथ्वी। पृथ्वी, भूगोल का मतलब ही यही होता है कि हमारी भूमि से संबंधित। भू मीन्स भूमि या पृथ्वी, और गोल मतलब गोल है ये। और इंग्लिश में जियोग्राफी, जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन। ग्राफी अध्ययन मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन करना। तो आगे देखते हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में हम। इसमें अंतरिक्ष एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम मानचित्र के बारे में। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में जानेंगे। 6 चैप्टर में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे। और 7th चैप्टर में हमारा देश भारत, भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। और 8th चैप्टर है भारत, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हम, सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल, देखिए ये आप इधर चित्र देख रहे हैं। हमारी जहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी का परिवार कहेंगे इसको, या फिर हम सूर्य का परिवार कह सकते हैं इसको। देखिए, सौर मंडल। देखिए, यहाँ पर सूर्य जो होता है केंद्र में होता है, बीच में सूर्य है और ये सब सूर्य का परिवार है। इसमें 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हैं और तारे हैं। ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य है एक तारा और छोटे छोटे ग्रह होते हैं। ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट होगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि हम पूरे चंद्रमा को कब देखते हैं। आपको पता होगा कि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा होता है, तो उसी दिन देख पाते हैं हम। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद, देखिए 15 दिन के बाद चांद छोटा होता रहता है। देखिए, बड़ा होता है पूर्णिमा वाले दिन पूरा चांद, फिर ये छोटा होता रहता है इसका साइज, और एक बार ये बिल्कुल छोटा हो जाता है और एक बार ये बिल्कुल गायब हो जाता है छोटा होते होते। तो उसी को, जब ये चंद्रमा गायब हो जाता है, उसको अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए, खगोलीय पिंड क्या क्या हैं जो आसमान में हमें रात को दिखता है। रात को चंद्रमा दिखता है, दिन में सूर्य दिखता है, तारे दिखते हैं रात को। तो वो सब क्या हैं? वो सब खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं।
इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। देखिए, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, अपनी ही ऊष्मा है, लेकिन पृथ्वी के पास अपनी नहीं है जिस पर हम रहते हैं। देखिए, जो ऊष्मा और प्रकाश होता है पृथ्वी सूर्य से ही लेती है तो वो क्या कहलाता है? सूर्य। तारा, जिसके अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, वो तारा कहलाता है। और जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो ग्रह कहलाता है। तो देखते हैं, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। देखिए, जो सूर्य होता है ये ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है बहुत मात्रा में। इससे देखिए, पृथ्वी हमारी इतनी दूर होते हुए भी कितनी गर्म हो जाती है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी से। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। किन खगोलीय पिंडों को? जिनका अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, उनको तारे कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये तारे दिख रहे हैं आसमान में, तो ये तारे जो होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। देखिए, सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी का सूर्य ही है, तभी वो हमें इतना बड़ा दिखता है, इतना चमकीला दिखता है, और उसकी ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है और उसकी रोशनी भी पहुंचती है। लेकिन ये तारे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। और सूर्य का इतना ज़्यादा प्रकाश होता है कि उसके प्रकाश के सामने ये हमें दिन में नहीं दिखाई देते। तारे हमेशा होते हैं, दिन हो या रात हो, लेकिन ये सिर्फ दिखाई नहीं देते हैं। जब सूर्य चला जाता है तब हमें ये दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, उसी तरह ये तारे भी हमें देखिए छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 होता है, ऋषि मीन्स संत, तो 7 संतों का समूह है ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो तारे होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का समूह है। और इससे अगर हम ये लाइन बनाते हैं ऐसे जोड़ते हुए, तो ये 2 इकाई की तरह या एक हंसिए की तरह इसकी आकृति बन जाती है। और जब हम इसकी आकृति से यहाँ से एक लाइन सीधी खींचते हैं, तो आगे चल के ये जो तारा दिखाई देता है ये स्थिर रहता है एक ही जगह। इसको ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए, ये तारा फिक्स रहता है। पहले के ज़माने के लोग जो होते थे वो दिशा का निर्धारण इसी तारे को देखकर करते थे। ये तारा हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो देखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ये जो आकृति बनती है इसी को नक्षत्र मंडल बोलते हैं, और ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है। सप्त ऋषि बोलते हैं इसको। ये 7 तारों का समूह है सप्त ऋषि। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो अभी हमने ऊपर देखा, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में अभी हमने जैसे देखा, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए, ये अभी हमने देखा था ये वाली लाइन, तो ये ध्रुव तारा दिखता है यहाँ से।
इसकी सीध में ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा देखिए अलग ही दिख जाता है, ये सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जिन पिंडों में, जिन खगोलीय पिंडों में ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों से प्रकाश लेते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश लेती है। सूर्य जब डूब जाता है तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ऐसे ही 8 ग्रह हैं ब्रह्मांड में, सौरमंडल में हमारे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। देखिए जो ग्रह होते हैं ये चारों ओर घूमते रहते हैं, किसके, सूर्य के। सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य क्या है, हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम इसको चंद्रमा से देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये ग्रह हैं, पूरा सौरमंडल दिखाया गया है यहाँ, ऐसे देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं सौरमंडल है ये। देखिए ये देखिए, ये सूर्य जो है ये केंद्र में स्थित है और इसकी चारों ओर ये सारे ग्रह हैं। देखिए सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, ये दिख रहा है आपको, बुध, मरकरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बाद, बुध के बाद आ जाता है शुक्र। ये देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में दिए हैं ये हमारा सूर्य है। इसके बाद बुध ग्रह आ गया, फिर शुक्र, फिर आ जाती है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, फिर आता है मंगल ग्रह। फिर देखिए ये बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ये किस किस के बीच में है, ये मंगल और इधर बृहस्पति, ये बृहस्पति आ जाता है। देखिए 8 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये देखिए आंतरिक ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य के पास हैं। और बाकी जो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, मतलब कि ये बाहरी साइड में हैं, सूर्य से दूरी पर हैं एक। ये बड़े ग्रह भी होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह है। तो देखिए ये आंतरिक ग्रह हो गए चारों और ये बाह्य ग्रह हो गए। तो इनका क्रम हमें पता होना चाहिए कि सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा है, बुध है, फिर क्या है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। देखिए जो शुक्र ग्रह है ये इसकी आकृति वगैरह हमारी पृथ्वी की तरह है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और देखिए फिर इसके बाद आ जाता है जुपिटर, बृहस्पति, फिर शनि के देखिए शनि के और पास देखेंगे आप, ये छल्ला सा दिखाई दे रहा है, तो ये शनि के और पास है। इसके बाद आ जाता है यूरेनस, अरुण बोलते हैं इसको, और फिर आ जाता है वरुण, ये सबसे दूरी पर स्थित है सूर्य से। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये आंतरिक ग्रह हैं ये 4, और ये बाह्य ग्रह हैं, ये सूर्य से ज़्यादा दूर हैं। और ये देखिए ये आंतरिक ग्रह जो हैं ये सारे ज़्यादातर चट्टानों से बने हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं इधर के, ये चारों ग्रह किससे बने हैं, ये तरल पदार्थों और गैसों से निर्मित हैं ये चारों ज़्यादातर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके घूर्णन की गति पूछ ली जाती है कि ये सूर्य का चक्कर, ये देखिए सबसे नज़दीक है बुध, तो ये सूर्य का चक्कर जो है सबसे जल्दी लगा लेता है, क्योंकि देखिए ये इसकी कक्षा है और ये सबसे छोटी कक्षा है और ये बहुत जल्दी इसका चक्कर लगा लेता है। ये आपको ये पढ़ना है बुध के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण।
मतलब 88 दिन में ये पूरा कर लेता है। इसके बाद आता है शुक्र, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। हमें पता है हमारी पृथ्वी कितने दिन में परिक्रमण कर लेती है, 365 दिन, एक साल में। और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम जाती है, पूरे एक दिन में घूम जाती है अपने अक्ष पर। देखिए ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमते हैं ग्रह, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर ये ऐसे घूमते हैं जैसे लट्टू घूमता है। आपने बचपन में देखा होगा लट्टू कैसे घूमता था, घुमाया भी होगा। वैसे ही पृथ्वी भी हमारी घूमती है अपने अक्ष पर, और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है ये। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो पूरे एक साल में लगाती है। उसी से ही ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी जो होता है इसी कारण से होता है। और जो दिन रात होता है तो वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर लगा देती है, पूरी घूम जाती है, तो उसी से दिन रात होता है। ऐसे ही देखिए मंगल है, मंगल 687 दिन में इसका घूर्णन पूरा करता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को 11 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कक्षा है इसकी। इसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 11 साल लग जाते हैं। शनि को देखिए 29 साल लग जाते हैं इसका चक्कर पूरा करने में। ऐसे ही यूरेनस है, इसकी और बड़ी कक्षा है, तो ये 84 साल में एक चक्कर पूरा कर पाता है। और नेपच्यून ये आ जाता है, ये 164 साल में पूरा चक्कर कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए चंद्रमा जो दिखाई देता है हमें वो उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। तो किसका उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का, क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है, इसलिए ये पृथ्वी का एक उपग्रह कहलाता है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अपने चंद्रमा मतलब कि उनके अपने उपग्रह भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है वैसे ही और ग्रहों के उपग्रह भी हैं। जैसे बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल। देखिए सौरमंडल ये पूरा परिवार आ गया। सौरमंडल में क्या क्या आता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं, एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उल्का पिंड होते हैं जो सूर्य के और पास बड़े बड़े पत्थर घूमते रहते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य बीच में स्थित है, केंद्र में, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये सब, इसीलिए सूर्य को मुखिया माना है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए पूरे सौरमंडल को ये प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा दूरी पर है, फिर भी हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जो यम ग्रह था उसको हटा दिया गया है और उसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार अभी हमने देखा था चित्र में, उसी के अनुसार है ये। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यूरेनस को
अरुण बोलते हैं नेपच्यून को, वरुण भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए हम इसको ऐसे, ये एक ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं, आसान तरीका बोल सकते हैं इसको, ये ट्रिक बोल सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। माई से हो जाता है मरकरी, माई के एम से मरकरी, वेरी से हो जाता है वीनस, एफिशिएंट से हो जाता है अर्थ हमारी पृथ्वी, और मदर से हो जाता है मार्स मतलब मंगल, जस्ट से हो जाता है जुपिटर मतलब बृहस्पति, सर्व से हो जाता है सैटर्न, यू से हो जाता है यूरेनस, और नट्स से हो जाता है नेपच्यून। तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए माई वेरी एजुकेटेड मदर, इसे एफिशिएंट की जगह हम एजुकेटेड भी कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक ही है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे याद कर लेना। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सिलेक्टेड इन UN, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, UN। क्या बोला मैंने? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सिलेक्टेड इन UN। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखिए जो सौरमंडल है, अभी हमने देखा था सौरमंडल, उसमें 8 ग्रह हैं जो निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो पथ हमने देखा, वो कैसा था? दीर्घवृत्ताकार था, इस तरह से था। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं, ये जो है ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, हमने देखा अभी। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है सूर्य के। ये बीच में सूर्य है, इसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। तो इसकी कक्षा सबसे छोटी हुई और ये सबसे जल्दी चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखिए इसको, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, इसकी बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो, इसको यम बोलते हैं हिंदी में, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, क्या है इसका नाम है ये खगोलीय पिंड का, 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये देखिए यम जो था, यम या प्लूटो, इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बचे हैं, पहले 9 हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्योंकि देखिए सबसे पहले सूर्य था, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आ गई थी। तो सूर्य है ये, सन से दूरी पे सबसे पहले बुध आ जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ जाता है शुक्र, और तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। तो यही बोला है इन्होंने कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तीसरा है ये हमारा ग्रह। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इससे छोटे देखिए 4 ग्रह हैं, 5वां हमारी पृथ्वी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ये अपने ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, जैसे संतरा होता है ऊपर नीचे से हल्का चपटा, वैसे ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। तो जीवन हमारा जीवन की अनुकूल परिस्थितियां जो हैं, जहाँ पर जल भी मिलता है, हवा भी मिलती है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन, तो ये सब कहाँ पर है? ये पृथ्वी पर ही है। एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन है, बाकी पर नहीं है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है।
इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब हम पृथ्वी को देखिए अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें नीली दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर ये 70% पानी ही पानी है, समुद्र हैं चारों ओर, तो इसलिए हमें ये नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। देखिए ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा का चित्र दिया है, ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए ये चंद्रमा हमारा उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इससे देखिए, इसका व्यास किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का दुगना बोलते हैं व्यास। इसकी आधी त्रिज्या होती है बीच से, तो यहाँ से यहाँ पूरा व्यास हो गया ये इसका। ये देखिए हमारी पृथ्वी का 1/4 है, मतलब इससे 4 गुना बड़ी पृथ्वी है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी एवं सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए जो सूर्य था कितनी दूर था? 15 करोड़ किलोमीटर, और ये कितना है? 3,84,000। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है दोनों में। उपग्रह के बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये तो नेचुरल उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ कृत्रिम उपग्रह भी भेज रखे हैं हमारे सौरमंडल में, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। उपग्रह, यह उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं, और उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं। तो मानव निर्मित उपग्रह भी हैं जो मानवों ने भेज रखे हैं, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में। मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं उनको। एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए वैज्ञानिकों ने ये सैटेलाइट भेज रखी हैं, ये कृत्रिम सैटेलाइट होती हैं, ये पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं रॉकेट के थ्रू, और ये आसमान में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दी जाती हैं। इससे हमें हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है और संचार का माध्यम भी होता है ये। इसमें से देखिए कुछ उपग्रहों के नाम हैं। इनसैट है और IRS है, एडुसेट है। एडुसेट ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिखा रखा है, देखिए चित्र देख सकते हैं आप। ये रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, मतलब पृथ्वी से छोड़ा जा रहा है, और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, यहाँ से ये उपग्रह अंतरिक्ष में चला जाता है, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये देख सकते हैं सैटेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। देखिए चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पूरा एक चक्कर वो 27 दिन में पूरा कर लेता है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में करती है? 365 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए ये अपने अक्ष पर भी घूमता है चंद्रमा, जैसे लट्टू की तरह घूमता है अपने अक्ष पर भी, और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 27 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन का ही समय लेता है। तो इसी कारण हमें देखिए चंद्रमा का सिर्फ एक ही पोर्शन दिखता है, एक साइड से ही हमें दिखता है, दूसरी साइड हमें उसकी कभी नहीं दिखती है। देखिए इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, तो इसका यही कारण है कि वो अपने अक्ष पर
और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में बराबर समय लेता है, 27 दिन का, दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है, चांद पूरा होता है, आप देखेंगे उसमें जगह जगह छाँव जैसी दिखाई देती है, किसी को उसमें पेड़ दिखता है, किसी का चेहरा दिखता है। तो वो क्या है, वो गड्ढे हैं, जगह जगह पहाड़ हैं, तो उस पहाड़ों की छाया उस पर पड़ती है गड्ढों में, तो उस वो ही हमें ब्लैक ब्लैक से धब्बे दिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए छोटे छोटे पिंड होते हैं ये, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी, उसमें छोटे छोटे ग्रह होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, ग्रहों से टूट जाते हैं ये, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। बहुत साल पहले जब विस्फोट हुआ था तो ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। देखिए ये उल्का पिंड जो है कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं ये। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब देखिए नीचे को तेज़ी से गिरते हैं तो वायु के साथ इसका घर्षण होता है और इससे एक ज्वाला निकलती है, जल जाते हैं ये, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। लोग इससे मन्नत भी मांगते हैं कि टूटते हुए तारे से कुछ मांगो तो सच हो जाता है, आपने भी मांगा होगा कभी। नेक्स्ट देखते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखिए कभी कभी हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें एक वाइट कलर की बहुत चौड़ी सी, बहुत लंबी, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, एक पट्टी दिखाई देती है जिसमें बादल बादल से होते हैं और छोटे छोटे तारे होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कभी, यह लाखों तारों का समूह है, तो इसमें बहुत सारे लाखों तारे होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, मतलब आकाश में बहने वाली गंगा। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ये जो आकाश गंगा है इसी का भाग हमारा सौरमंडल है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जैसे हमारी पृथ्वी पर गंगा बहती है, ऐसे ही पहले के लोगों ने इसको बोला था कि ये आकाश में बहने वाली गंगा है, इसीलिए इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ गया था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ये सिस्टम है, देखिए, जिसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं और गैस है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए, आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अनंत है इसका। देखिए ये इसमें कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं और उसमें लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं और उस आकाश गंगा का छोटा सा भाग हमारा सौरमंडल है। और सौरमंडल अभी हमने देखा कि सौरमंडल अपने आप में कितना बड़ा है। अभी तक हम सिर्फ सौरमंडल तक पहुंच पाए हैं और ब्रह्मांड का निरीक्षण करना असंभव है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। देखिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं।
इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें इसका आकार भी नहीं पता है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। देख सकते हैं आप, देखिए हम देख से ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर देखिए हम रहते हैं मनुष्य। पृथ्वी भी अपने आप में कितनी बड़ी है। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और आकाश गंगा ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये कंप्लीट हो गया है आज का चैप्टर। आप ये क्वेश्चन देख लेना, खुद से कर लेना, इनको देख लेना एक बार। और गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट होता है इससे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो इस पर नए हैं, और जिसको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।